नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग। इस दौरान ईरान के पलटवार से इजराइल को हुए भारी नुकसान और गाजा जैसी तबाही के बाद हुआ सीज फायर। और अब जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पहला पैगाम सामने आया है। पहली बार वो सीज फायर के बाद सामने आए और ईरान में मुहर्रम से ठीक पहले खामनेई ने लाइव संदेश में ईरान की जनता को जीत की मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ दुश्मन देशों को जवाब भी दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को किसी भी तरह की तवज्जो दिए बगैर सिर्फ अमेरिका को धमकाया और ये पैगाम दिया कि यूएस ने अगर कोई भी हिमाकत या कोई भी गड़बड़ की तो जवाब ऐसा दिया जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पैगाम में, अपने संदेश में खामेनेई ने, आपको दिखाएंगे। और क्या उनके बयानों में ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान अब भी शांत नहीं बैठेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा इस बात की कि क्या ईरान 30 दिनों में ही अपना पहला परमाणु बम टेस्ट कर सकता है। ये सवाल अब अंतरराष्ट्रीय हलकों में तेजी से उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि चेतावनी दी गई है आईएईए की तरफ से, आईएईए के पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर की ओर से। क्या दावा किया गया है और इसका मतलब क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो खामेनेई ने जो संदेश देने की कोशिश की है ईरान की जनता को और अपने दुश्मन देशों को, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं खबर दिखाना चाहूंगी। लिखा है, हमने अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, सीज फायर के बाद पहले बयान में खामेनेई का बड़ा वार। और आगे वो कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सीज फायर के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अमेरिका को अपने हमलों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उनकी तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर भविष्य में अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो भारी कीमत चुकानी होगी। खामेनेई ने अपने बयान में कहा कि जो अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में कूदा था, उसे ईरान के लोगों ने जोरदार थप्पड़ मारा है। मैं साफ कह दूं कि कोई भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करने वाला है और भविष्य में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक होगी अगर हमले की कोशिश की गई। अपने बयान में आगे खामेनेई ने दावा किया कि उनके देश को बड़ी जीत मिली है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि ईरान को दिल से बधाई देना चाहता हूं, उसे अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। अमेरिका तो इस युद्ध में सिर्फ इसलिए कूदा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर अभी मदद नहीं की गई तो इजराइल की ज़ियोनिस्ट सरकार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका उतरा उन्हें बचाने के लिए था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसको लेकर तो अंतरराष्ट्रीय साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। उसको लेकर तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में आपराधिक मुकदमा चलेगा ही, लेकिन मैं साफ कर दूं कि वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो सर, अब ये जो बयान दिया है खामेनेई ने और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उनका नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा और पूरी तरह से उन्होंने नेतन्याहू को तो इग्नोर ही कर दिया। इजराइल को इग्नोर करते हुए अमेरिका पर जो वार किया है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप इसको सहन कर पाएंगे? जय संविधान। देखिए निधि, सहन तो देखिए करना पड़ेगा। अब ये गोली चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, खानी तो पड़ेगी, क्योंकि ये अयतुल्ला ने खिला तो दी है और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी खिलाई है और नेतन्याहू को भी खिलाई है। देखिए, जो एक आदमी अपना महिमा मंडल बनाता है, ऐसा बनाता है कि इनविंसिबल है, कोई उसे हरा नहीं सकता और इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, जिसकी वजह से आसपास के लोग और दूसरे देश वाले भी डरने लगते हैं। वो मिथ तोड़ दिया। देखिए किस तरह से मिथ तोड़े ईरान ने, और इसीलिए देखिए आज के तारीख में ना हम इजरायलियों को जानते हैं, ना हम ईरानियों को जानते हैं, ना हमारा उनसे कोई संपर्क है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति अपनाई और स्ट्रेटेजी अपनाई और जिस प्रकार से गुप्त रूप से उन्होंने अपनी शक्ति का इजाफा किया और जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र को चुनौती, न केवल चुनौती दी बल्कि उसका कद कम कर दिया। भाई आज के तारीख में अमेरिका का कद कम हो गया है। अगर बाकी देश चाहें तो आज अमेरिका जो बार्गेनिंग करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता था, उससे बार्गेनिंग करके उसको कम करा सकते हैं अगर वो हिम्मत रखें तो। जो देश फंस गए हैं, किसी वजह से फंस गए, उनकी बात दूसरी है। देखिए किस प्रकार से अब ये पता चल रहा है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, जो एंड्रिज यूरेनियम है उसके बारे में केवल रूस को पता है। इसका मतलब यह है कि रूस इतनी ताकतवर स्थिति में अचानक हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन से फंसा हुआ है,
और फाइनेंशियली बड़ा वीक हो गया है, सैंक्शंस लग गए हैं, अब वो बिल्कुल बेकार हो गया है। स्थिति यह है कि 25 दिन के अंदर ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, और जैसे ही न्यूक्लियर वेपन बना उसके बाद इजराइल की हिम्मत नहीं होगी कि गाजा पट्टी में पैलेस्टीनियंस के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करे। ये डिटरेंट है। अगर दो ताकतवर लोग आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं तो कम से कम किसी का एकाधिकार नहीं चलता है। ये एकाधिकार ईरान ने, और ईरान किस तरह से गुप्त रूप से 30 साल से लगातार तैयारी कर रहा था। इसका मतलब देखिए, मैनेजमेंट साइंस में निधि जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये होता है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना ही मैनेजमेंट है। भाई देखिए, पास्ट के बारे में सबको पता है, पास्ट में क्या हुआ छठी क्लास के बच्चे से पूछ लोगे वो बता देगा। प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये भी लोग बता देंगे, फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, पूरे जो परिवर्तन हो रहे हैं जीवन में, सामाजिक जीवन में हो रहे हैं, हमारे 3 जनरेशन पहले जीवन अलग था, आज जनरेशन अलग है, अगली जनरेशन बिल्कुल अलग होगी। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से अंतर संबंध बनेंगे परिवारों के, ये एंटिसिपेट करना। और लोग क्या खाएंगे, अब भाई हम लोग खाने वाले क्या है, हम उड़द की दाल और रोटी खाने वाले लोग हैं। हमारी जनरेशन, अब जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आई है वो नूडल्स और ये खाने वाले। इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, कहेगी क्या मूर्ख लोग थे यार, ये नूडल्स खाते थे, देखो हम तो ऐसी चीज खाते हैं, हमें तो दिन में एक बार खाते हैं फिर भूख ही नहीं लगती। लोग कहेंगे यार क्या पेट्रोल डीजल बनाते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, हवा से कार चल सकती। परिवर्तन होगा, परिवर्तन को भांपने की क्षमता और मैनेजरियल कैपेबिलिटी को ईरान ने दिखाया। उसे पता था कि जिससे उसका मुकाबला है वो अमेरिका है, बहुत ताकतवर राष्ट्र है, उसके साथ पूरा का पूरा यूरोप खड़ा है, इजराइल को बहुत ताकतवर उसने बना दिया है। गुप्त रूप से बिना बताए, बिना किसी को खबर दिए उसने अपने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए। अब आप सोचिए, ये किसी को अंदाजा था क्या, हम लोगों को अंदाजा था क्या, भारत सरकार को अंदाजा था क्या, कुड वी एस्टिमेट कि वो जो आयरन डोम है इजराइल उसको तोड़ देगा और ये स्थिति पैदा कर देगा कि 500 मिसाइल्स जोड़ डालेगा और इजराइल को भी खूब खत्म करके रख देगा। इसलिए युद्धविराम। फिर भाई जिस चीज के लिए आपने इतने सारे बॉम्बर्स गिराए और वो बंकर बस्टर बॉम्बर्स गिराए, वो किस लिए गिराए, व्हाई डिड यू वेस्ट योर मनी, आपने किस चीज के लिए गिराए, जिस चीज के लिए गिराए वो तो हुआ ही नहीं, फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा, फिर ईरान ने पलट के वार कर दिया। तो देखिए, जो पूरी पावर इक्वेशन है वर्ल्ड की निधि, वो ईरान जैसे राष्ट्र ने केवल और मैं तो सोशल मीडिया में देखता हूं जो लोग कहते हैं कि ईरान के पीछे का कारण क्या है, कि ईरान ने अपने लोगों को एकजुट किया है। ईरान के अंदर आज के तारीख में जितनी ज्यादा एकता है, उन्होंने विक्ट्री सॉन्ग लॉन्च किया है ईरान में, और जो सड़कों पे गाया जा रहा है, लाखों लोग निकल के खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमारे देश में इसने औरंगजेब ने ये किया, शाहजहां ने ये किया, फलाना ये ईद में ये नहीं करने देंगे, मुहर्रम में वो नहीं करने देंगे। अपने देश को खुद ही कमजोर करने में लोग लगे हुए हैं। कैसे देश मजबूत होगा, हम जैसे लोग चिंतित होते हैं, हमें परेशानी होती है। अब एक नई डिमांड आ गई है, साहब सेकुलर वर्ड हटा दीजिए और इसके अंदर डेमोक्रेसी वर्ड हटा दीजिए। तो क्या तानाशाही चाहते हैं आप? माने देश को जिस प्रकार से कमजोर जो नहीं करना चाहिए, राजनाथ सिंह गए चीन, अब वहां से हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उसी को चला रहे हैं। बड़ा वीरता का काम किया, हस्ताक्षर नहीं किया। अरे यार, जिस चीज पे तुमने हस्ताक्षर नहीं किया बाकी लोगों ने कर दिया, इसका मतलब यह है तुमको एक बार फिर आइसोलेट कर दिया। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से, एक लास्ट बात कहता हूं फिर आप नेक्स्ट पे पूछिएगा, चीन ने जिस प्रकार से पेस्टिसाइड्स हिंदुस्तान भेजना बंद कर दिया है, और ये मैंने कल भी बताया था, मध्य प्रदेश के कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि स्वामी साहब इस विषय को बहुत तेजी से उठाइए, अगली बार खाद्यान्न उत्पादन, फल उत्पादन का इतना ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी अगर फार्मास्यूटिकल सप्लाई और फर्टिलाइजर सप्लाई और पेस्टिसाइड सप्लाई चाइना रोक दे, हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो ये जो धमकी देते हो कि छोटे को हड़का लिया जिससे बड़ा डर जाएगा, छोटे को अमेरिका ने पुचकार दिया और बड़े ने अपने हमारे खिलाफ जो काम करने थे वो कर दिए। तो आप नेटो के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ नहीं है, रूस के साथ नहीं है, चीन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, खुद ही अपना टंका बजाते जा रहे हैं। जी सर, और ये जो खामेनेई ने जिस तरह से अमेरिका को खुली धमकी दी है, और उन्होंने इतना ही नहीं किया कि वो लाइव आकर उन्होंने कुछ कहा हो, इसके साथ ही उन्होंने एक अपने ट्वीट करके भी एक फोटो ट्वीट करी है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और ये देखिए कि कैसे तस्वीर पोस्ट की गई, इसमें एक बड़ा सा जूता
कुछ इमारतों को बिल्कुल तबाह करते, रौंदते हुए दिखाई दे रहा है। और ये पैगाम देने की कोशिश की गई है ईरान की ओर से इजराइल को कि इजराइल को तबाह कर दिया, ईरान ने अपने पैरों तले रौंद दिया। खामेनेई ने ये जो है वो संदेश देना चाहते हैं कि ईरान की नजर में इजराइल की इतनी ही कीमत है, इतनी वैल्यू है, और वो उसे अपने जूतों के नीचे समझते हैं। क्या अब सर आपको लगता है कि अब हिमाकत कर सकता है इजराइल दोबारा से ईरान पर इस तरीके का अटैक करने के लिए? नहीं, देखिए, हिमाकत तो कर सकता है, अमेरिका का वरदहस्त उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, तो इसराइल कर तो कुछ भी सकता है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट वॉर। जो एक नैरेटिव है वो बदल दिया है ईरान ने। अब ये मानी बात है कि ये दृश्य अगर कोई भी देखेगा, चाहे वो इराक में देखेगा, सऊदी में देखिएगा, कतर में देखेगा, यमन में देखेगा, कहीं भी देखेगा, ईरान, बाकी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में देखेगा, उसको क्या मैसेज जाएगा? भाई मानी बात है, केवल इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ओनली मुस्लिम, वी हिंदूज ऑल्सो फील एज टू व्हाट इज बीइंग डन इन फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, जो गाजा पट्टी के अंदर हो रहा है, हम इससे दुखी है, ये गलत है भाई। जियो और जीनो दिवाली। दूसरी बात है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी हम उनके खिलाफ जंग नहीं रोकेंगे, हम अभी भी वो जारी रखेंगे गाजा पट्टी के खिलाफ, और इसके खिलाफ उनकी खुद की जनता खड़ी हो गई है। यही भाई देखो, यही मैं कह रहा हूं, ये जो दृश्य है, आपको याद होगा इमरजेंसी पीरियड में जॉर्ज फर्नांडिस की एक फोटो बड़ी फेमस हुई थी, जंजीरें हाथ में डाल के, और उसने बिल्कुल फिजा बदल दी थी। इंदिरा गांधी जब 1977 में उनकी सत्ता चली गई और बेलछी गई थी वो हाथी पे चढ़ के, और वहां कीचड़ में उनकी हाथी चला था, जिससे वो दलितों के गांव में पहुंची थी, पूरा नजरिया बदल गया था। तो ये जो होता है, जिससे जनमानस के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, तो आज के तारीख में जब कोई देखेगा कि यार तुम सताओगे, और क्योंकि तुम ताकतवर हो इसलिए सताओगे, और तुम्हारा कोई विरोध न करे, तो ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व का जनमानस बदल देगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी जो वहां पे आपने देखा, न्यूयॉर्क के अंदर डेमोक्रेट एक ऐसा व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है डेमोक्रेट्स की तरफ से, जिसकी अपनी कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, वो हिंदी भी बोल सकता है, बंगाली भी बोल सकता है, अरब भी बोल सकता है, सारी लैंग्वेजेस बोलता है, हर समाज के लोगों से उसी प्रकार से बातें करता है। बिकॉज कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज इन मेकिंग योर। अब हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, वो अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अरे यार, अंग्रेजी बोलने वालों को अगर शर्म आएगी, तुम विश्व के 30% देशों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। होना तो ये चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो चाइनीज भी बोल पाए, जो रशियन भी बोल पाए, वो साउथ कोरिया में भी जाके बोल पाए, वो इंग्लिश भी बोल पाए, जापानीज बोल पाए, जिससे जहां जाए वहां की जनता से एक संपर्क उनका स्थापित हो जाए। अब आप कहने साहब हिंदी बोलेंगे, अरे यार हिंदी बोलने वाले हम लोग हैं, लेकिन विश्व के अंदर तो हार्डली एनीबॉडी वुड अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो अलग थलग क्यों नहीं पड़ जाएंगे? तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, और उसको ध्वस्त करने माने जो हमारे जितने भी मजबूत आधार स्तंभ हैं भारत के लोकतंत्र और संविधान के, उसको एक एक करके आप नष्ट करने पे लगे हुए। जी बिल्कुल सर, और शुरू में जो मैंने सवाल किया था कि क्या ईरान 30 दिनों में ही अपना परमाणु बम टेस्ट कर सकता है, इसको लेकर के जो है वो आईएईए के डेप्यूटी डायरेक्टर की ओर से दावा कर दिया गया है कि ईरान अब भी ऐसा यूरेनियम युक्त प्रयोगशाला सेटअप रखे हुए है जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन के पुर्जे बना सकता है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 1000 सेंट्रीफ्यूज से युक्त एनरिचमेंट फैसिलिटी और मेटल लैब अब भी संभव है, जो महज 1 महीने में हथियार बनाने में सक्षम हो सकती है। ऐसे में सर सवाल यह है कि क्या ईरान कुछ छुपा रहा है और इन खबरों के पीछे वो कोई रणनीतिक जो है वो पारी खेल रहा है? क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ने लगी है? क्योंकि विशेषज्ञों का तो यही मानना है कि अगर बातचीत और कूटनीति विफल हुई तो फिर स्थिति विस्फोटक हो सकती है। नहीं, देखो, असली मुद्दा यह है कि अगर आप खुद अपने पास वो अस्त्र शस्त्र रखें और दूसरे को न रखने दें, तो मानी बात है जो अमेरिका ने आज गलती की है वो गलती होती रहेगी। भाई ये तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आपको पता है वहां है, तो आपको हमला नहीं करना चाहिए था। आपने हमला किया, इसका माने आसपास की जनता के जान से आपने खिलवाड़ किया। ये जब इंटरनेशनल लॉ है तो इसका पालन होना चाहिए था। फिर उसमें इंटरवीन करने की अमेरिका को जरूरत क्या थी? भाई कोई चौधराहट तो आपको दी नहीं गई है, कोई पट्टा तो नहीं दिया गया है कि जो आप कहेंगे वो सब मानेंगे। ईरान पे सैंक्शन लगा दो, रूस पे सैंक्शन लगा दो, भारत अगर ये करे तो उस पर सैंक्शन लगा दो, जिसको मनाए खाना खिला दो, जिसको मनाए एडीबी का लोन दिला दो। तो ये चीजें अगर आप मानी बात है, और ये हम जानते हैं ईरान ने जिस प्रकार का एक नजरिया दिया है और मैसेजिंग की है, वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस केवल इसलिए, भाई भारत ने भी रखा हुआ है, पाकिस्तान ने भी रखा हुआ है,
10 देशों ने रखा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं अगर यूज करेंगे तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी और सबके लिए विनाशकारी होगी। फिर वैसे ही नागासाकी हिरोशिमा को जैसे हम लोग याद करते हैं दुर्दांत अमेरिका के कृत्य की वजह से, उसी प्रकार से उस देश को याद किया जाएगा। करेगा यूज कोई नहीं, लेकिन डिटरेंट होना चाहिए। या अमेरिका कहे कि ठीक है, इजराइल के भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हम जो है डिफ्यूज कर देते हैं, आप भी मत बनाइए, वो भी नहीं बनाएंगे। ये कौन सी बात हुई कि इजराइल बनाएगा, आसपास के लोगों को परेशान करेगा, धमकाएगा, डराएगा और बाकी लोग न बनाए। ये तो एक प्रकार से मेरे ख्याल से अन्याय है और ये अनुचित है और गैर कानूनी।